हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर में हम मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू प्योरिटी। तो चेक करते हैं हम मैटर का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो प्योरिटी के बेसिस पे मैटर के जो क्लासिफिकेशन है दो टाइप के हैं। फर्स्ट को लिख दिया प्योर सब्सटेंस। अब दूसरे को क्या लिख देंगे? दूसरे को लिख देंगे इम्प्योर, क्योंकि प्योरिटी के बेसिस पे एक प्योर होगा दूसरा फिर इम्प्योर होगा। तो दूसरे को लिख दिया इम्प्योर सब्सटेंस। अब चेक करते हैं प्योर सब्सटेंस की नेक्स्ट टाइप्स को। तो प्योर सब्सटेंस नेक्स्ट टू टाइप्स का है। फर्स्ट इज एलिमेंट, अनदर वन इज कंपाउंड। तो लर्न कर लो प्योर सब्सटेंस के दो टाइप हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट, नेक्स्ट इज कंपाउंड। अब इम्प्योर सब्सटेंस का सिर्फ एक टाइप है, मिक्सचर। तो फर्स्टली तो लर्न करो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू प्योरिटी, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर के दो टाइप है, एलिमेंट, सेकंड इज कंपाउंड। इम्प्योर को सिर्फ एक कैटेगरी में रखा, मिक्सचर। अब स्टडी करते हैं हम प्योर सब्सटेंस को। तो यहाँ पे स्टडी करते हैं प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन। तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है? प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस। तो लिख देंगे ए होमोजीनियस सब्सटेंस। तो लिख दो ए होमोजीनियस सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। कंटेन लिख दो या फिर कंसिस्ट ऑफ लिख दो, कुछ भी लिख दो आप। कंटेन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? फर्स्टली तो एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। दूसरा कंटेन सिंगल टाइप लिख दो या फिर वन टाइप लिख दो, वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल ही होंगे। और क्या लिख देंगे? एंड हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज। एंड हैव डेफिनेट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो अब चेक कर लो प्योर सब्सटेंस किसको बोल देंगे? जो होमोजीनियस होगा और सिर्फ एक टाइप पार्टिकल से ही फॉर्म होगा और कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टी होगी। डेफिनेट लिख दो या फिर फिक्स्ड, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड। तो उसको क्या बोल देंगे हम? प्योर सब्सटेंस। तो अब यहाँ पे चेक करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। बेसिकली चेक करो जो फर्स्ट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी डेफिनेशन में ही कवर होगी। फर्स्ट क्या? प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। सेकंड, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, सभी डेफिनेशन में कवर हो रहा है। थर्ड, हैविंग डेफिनेट प्रॉपर्टीज। एक बार हमने स्टडी तो कर लिया इस डेफिनेशन और फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी को। अब थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को कि अब इनका मीनिंग क्या है। तो इसके लिए हम किसी प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो हमने कंसीडर कर लिया एग्जाम्पल वाटर का, प्योर वाटर जिसमें हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया। तो फर्स्ट ही चेक करते हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मीनिंग आप बोल दो वन कलर। बेसिकली होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होते हैं? उनका सिर्फ एक कलर होता है, उनके 2 और 3 कलर का मिक्सचर नहीं होता, सिर्फ एक कलर ही होता है। तो होमोजीनियस सब्सटेंस को सिंपली बोल दो वन कलर। फिलहाल के लिए हम वन कलर बोल रहे हैं, बट इस होमोजीनियस में कुछ और डिटेल भी है इसका, उसको हम मिक्सचर में स्टडी करेंगे। जब हम इम्प्योर सब्सटेंस की टाइप मिक्सचर को स्टडी करेंगे तब अच्छे से क्लियर करेंगे इस होमोजीनियस का मीनिंग। फिलहाल के लिए इतना बोल दो, जिसका वन कलर होगा वो सब्सटेंस क्या है? होमोजीनियस है। तो अब
सपोज करो कि आपके पास वाटर है किसी बीकर में, तो अब सभी को पता है इस वाटर का ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कलर क्या होगा, वाटर का कौन सा कलर होता है, कलरलेस। तो पूरे का पूरा वाटर सभी प्लेस से कलरलेस होगा। तो सिंपली चेक कर लिया, वन कलर है, अगर वन कलर है तो होमोजीनियस हम बोल सकते हैं कि इसके पास, वाटर के पास प्योर सब्सटेंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है, होमोजीनियस तो है। अब चेक करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड में लिख दिया कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अब सभी को पता है वाटर का पार्टिकल किसे बोलते हैं, वाटर का पार्टिकल बोलते हैं H2O। ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। अब सभी को पता है कि वाटर सिर्फ इसी पार्टिकल से फॉर्म हुआ होता है, तो उसका फर्स्ट पार्टिकल भी क्या होगा, H2O, सेकंड पार्टिकल भी H2O, थर्ड फोर्थ जितने भी पार्टिकल पेंडिंग बचे सारे के सारे H2O है। सिंपली 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से उसका एक पार्टिकल जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं वो फॉर्म हुआ होगा। तो एक टाइप का ही पार्टिकल है वाटर में। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी है प्योर सब्सटेंस का। अब थर्ड डेफिनेट प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टी होगी, उसको चेक करते हैं। तो अब चेक करो, याद करो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो सभी को पता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया, डेफिनेट है, फिक्स्ड है, कभी हम 100 से ज़्यादा फिर कम नहीं बोलते। प्योर वाटर का 100 ही होता है तो 100 ही बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड है तो फिर यह क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होगा। चलो एक प्रॉपर्टी और चेक कर लेते हैं वाटर का, मेल्टिंग पॉइंट बोल दो या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो। आपको यह तो फर्स्ट चैप्टर में ही क्लियर कर दिया था कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होते हैं किसी एक लिक्विड के। तो अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का सभी को पता है 0 डिग्री। अगर वाटर को 0 डिग्री टेम्परेचर मिल गया तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी फिक्स है, तो फिक्स्ड प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो 3 करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर लिया प्योर सब्सटेंस की। अब चेक करते हैं लास्ट में क्या लिखा कि आप वाटर की जो कंपोजिशन है उसको चेंज नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड के साथ। फर्स्टली तो कंपोजिशन चेक कर लो इसकी क्या है। तो इसको थोड़ा इरेज करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो वाटर की कंपोजिशन इसको बोलते हैं कि इसकी कंपोजिशन, इसको फॉर्म करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन। ये रही इसकी कंपोजिशन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इस कंपोजिशन को आप किसी भी फिजिकल मेथड, अब फिजिकल मेथड आपको पता होना चाहिए, सिंपली फ्रीजिंग या फिर बॉइलिंग या फिल्ट्रेशन, या फिर आप बोल दो फिजिकल मेथड में हैंड पिकिंग। ये सारे क्या हैं, हमारे फिजिकल मेथड हैं। अब ज़रा सोच के देखो, क्या किसी भी फिजिकल मेथड, किसी फिल्ट्रेशन मेथड या फिर हैंड पिकिंग मेथड से आप किसी बीकर में से जिसमें वाटर ऐड किया है उसमें ऐसा कर सकते हो कि आप फिल्ट्रेशन करो या हैंड पिकिंग मेथड से उसमें से 4-5 हाइड्रोजन निकाल लो या फिर 4-5 ऑक्सीजन एटम अलग कर दो। तो सभी को पता है ऐसा नहीं कर सकते हम। अगर कोई भी फिजिकल मेथड लगाएंगे, फिल्ट्रेशन लगाएंगे या हैंड पिकिंग, या फिर उसको बॉयल करेंगे या फिर फ्रीज करेंगे, तो उसमें से कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नहीं कर सकते, पूरे का पूरा वाटर इकट्ठा ही रहेगा। तो सिंपली बोल दिया हमने कि किसी भी फिजिकल मेथड से हम उसकी कंपोजिशन को अल्टर, सिंपली चेंज नहीं कर सकते। अगर उसकी उसकी कंपोजिशन को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए केमिकल मेथड को यूज़ करोगे। केमिकल मेथड से इसकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है, बट किसी भी फिजिकल मेथड से चेंज नहीं होगी। तो चलो हमने यहाँ पे प्योर सब्सटेंस और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लिया। अब स्टडी करते हैं हम प्योर सब्सटेंस के फर्स्ट कैटेगरी को, एलिमेंट को। अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ही तो लिख देंगे एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट लिख दो या फिर लिख दो इट इज़ अ
इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। फर्स्टली तो लिख दिया प्योर सब्सटेंस, भी उसका कैटेगरी है। और क्या लिखेंगे, और लिख देंगे इसमें कंसिस्ट ऑफ वन टाइप की जगह आप सेम काइंड भी लिख सकते हो या फिर वन काइंड लिख सकते हो। कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बट अब पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे। अब थोड़ा सा और सीख लो कि प्योर सब्सटेंस में बोल दिया था एक टाइप का पार्टिकल होता है, बट एलिमेंट के पार्टिकल कुछ और होंगे, कंपाउंड के पार्टिकल कुछ और। तो उन पार्टिकल्स का हम नेम मेंशन कर देंगे इसमें। तो एलिमेंट में लर्न करो कौन से पार्टिकल होते हैं, तो लिख दिया कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट के पार्टिकल का नेम है, सिंगल पार्टिकल का नेम एटम। तो एलिमेंट को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे एटम्स साथ में अटैच हुए होंगे, तो एटम्स लिख दिया कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। अब चेक करो, अगर वन टाइप का एटम है तो उसका सभी को पता होना चाहिए, अगर सिंगल टाइप का ही एटम है तो उसका एटॉमिक वेट प्लस एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। तो लिख दिया कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। आई होप आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट का पता होगा। अगर नहीं पता किसी स्टूडेंट्स को, उनके लिए बता देते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल का तो पता होगा, उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का जो पोजीशन होता है, सपोज करो किसी का फर्स्ट है तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पोजीशन होता है हाइड्रोजन का, तो उसका जो पोजीशन है उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन है फर्स्ट, तो इसका एटॉमिक नंबर हुआ 1। अब जिसका पोजीशन होगा 11th, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 11। तो सोडियम 11 पोजीशन पे होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 11। अब एटॉमिक वेट तो सिंपली पता होगा आपको, एटम का वेट, हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, इसका देखो एटॉमिक नंबर भी 1, वेट भी 1 ही होता है। चलो अब चेक करते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर तो होता है 6 और वेट होता है इसका 12, एक एटम का वेट 12। तो यूनिट बेसिकली आपको बता देते हैं, यूनिट लगा दोगे AMU। अब AMU आपके लिए न्यू टर्म है तो इसको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझ लो। जैसे वेट के यूनिट हम ग्राम और किलोग्राम यूज़ करते हैं, वैसे ही AMU भी क्या है, एक वेट के ही यूनिट है। तो चलो हमने यहाँ पे एलिमेंट को डिस्कस कर लिया कि एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है, कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, एक टाइप के एटम से फॉर्म हुआ होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। तो अब चेक करते हैं कोई एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो आप, एग्जाम्पल में लिख देते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर लिख दो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे एलिमेंट हो गए जिसमें एक ही टाइप के एटम्स अटैच हुए होंगे। तो थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का। सभी को पता है आयरन का, सपोज करो हमारे पास आयरन का कोई पीस है, कोई टुकड़ा है। अब ये पूरे का पूरा आयरन का पीस है, जो आयरन का टुकड़ा है, वो किससे फॉर्म हुआ होगा, कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। तो पूरे का पूरा टुकड़ा एक टाइप के एटम से फॉर्म हुआ होगा। सपोज करो इसमें फर्स्ट एटम, अब किसका टुकड़ा है ये, सपोज किया आयरन का, तो फर्स्ट एटम भी क्या होगा, आयरन का एटम, Fe का एटम होगा। अब दूसरा एटम, उसके लिए दूसरा डॉट लगा दिया, तो ये भी क्या होगा, आयरन का ही होगा। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी एटम्स आएंगे इसमें किसके होंगे, आयरन के ही होंगे।
अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है वो आपको लर्न करने की नीड नहीं, फिर भी चलो बता देते हैं एक बार। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और वेट, एक एटम का वेट कितना होता है, तो वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 56 के आसपास होता है इसका वेट। फिलहाल आपके क्लास 9th क्लास है, लोअर क्लास है, इसके लिए आपको लर्न करने की नीड नहीं है इसको, आप सिंपली फर्स्ट 20 एलिमेंट को लर्न कर लेना, आपके लिए वही सफिशिएंट है। तो अब स्टडी करते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का डेफिनेशन तो स्टडी कर लिया, अब चेक करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, तो अब किसी के टाइप्स स्टडी करने के लिए फर्स्टली आपको स्टडी करना पड़ता है बेसिस, भी आप कौन से बेस पे उसकी टाइप्स को फॉर्म कर रहे हो। तो फर्स्टली हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट तो सभी बच्चों को पता होगा कि सिंपली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को बोल रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या बोल रहे हैं, फिजिकल स्टेट बोल रहे हैं। तो अब चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कि फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं। तो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट जो सॉलिड, जिनका नेचर क्या होगा, जिनका स्टेट होगा सॉलिड, दूसरे लिक्विड, तीसरे गैसेस। तो फर्स्टली तो हम स्टडी करते हैं इस लिक्विड को। तो लिक्विड के लिए लर्न करो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 एलिमेंट ही लिक्विड हैं। एक है मरकरी, मरकरी एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए स्पेशल लर्न कर लो कि ब्रोमीन क्या है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है। ब्रोमीन इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड। अब वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल सिंपली जो पेट्रोल की तरह अगर खुला छोड़ोगे वो उड़ जाएगा, वेपर फॉर्म हो जाएंगे। तो इसके लिए स्पेशली लर्न करो ब्रोमीन क्या है, एक लिक्विड है, वो भी किस नेचर का, वॉलेटाइल लिक्विड। तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल, मरकरी क्या है, एक मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अब बात करते हैं गैसेस की कि रूम टेम्परेचर पे कौन कौन से एलिमेंट गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब सभी को पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज़ अ गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये एलिमेंट गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे गैसेस हैं। अब कुछ और लर्न करते हैं यहाँ पे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। जीनॉन को लिख दिया Xe, इसका सिंबल है Xe। और लास्ट वन इज रेडॉन। दोबारा से फिर सुन लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये 3 तो आपको आती होगी पहले से। अब नेक्स्ट के नेम लर्न कर लो, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये सारे की सारी क्या है, नोबल गैसेस हैं। तो इनके पास एक स्पेशल फिनोमिना या फीचर है, वो क्या है कि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो है। तो इसको नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट सिंपली हम उसको बोलते हैं जो किसी से रिएक्ट ना करे। तो अब चेक करो पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो टोटल अब काउंट कर लो, तो टोटल ये हो गए नोबल गैस हमारे पास 6। अब ये चेक करो, ये हो गए टोटल 5। तो लर्न करो पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 गैसेस हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। और लिक्विड कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, 11 एलिमेंट किस फॉर्म में रहते हैं, गैसेस।
अब जो बाकी बचे बाकी जो पेंडिंग बचे सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड। तो सॉलिड में किसी का भी एग्जांपल लिख दो, आयरन लिख दो, कॉपर लिख दो, गोल्ड लिख दो, या फिर सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बस जो भी आपको याद आए। इनको छोड़ के 2 लिक्विड बता दिए, 11 गैसेस बता दिए, इनको छोड़ के कोई भी लिख दो, फॉस्फोरस लिख दो, सल्फर लिख दो, सारे के सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट कर लिया। ये टाइप किसके अकॉर्डिंग है? ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर, अब केमिकल बिहेवियर किसको बोल रहे हैं? केमिकल बिहेवियर सिंपली जब जे रिएक्शन करेंगे, किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने पे क्या कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं केमिकल बिहेवियर। अब केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्टली इसको पॉज करके अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट को बोल दिया मेटल, सेकंड को बोल देंगे नॉन मेटल। तो इसके लिए लर्न करो मेटल एंड नॉन मेटल क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका केमिकल बिहेवियर एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब लास्ट वन इज मेटालॉइड्स, इनका तो बोल दिया मेटल और नॉन मेटल का बिहेवियर एक दूसरे के ऑपोजिट। अब मेटालॉइड्स का क्या होगा? इन बिटवीन होगा, इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होंगी, कुछ मेटल्स की। तो जो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करें उसको मेटालॉइड्स बोलते हैं, या फिर इसका एक नेम और है सेमी मेटल्स। मेटल्स और सेमी मेटल्स एक ही बात है। अब चेक करते हैं इसका, इनका मेनली इनका केमिकल बिहेवियर। इसकी तो बात होगी कि इसके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होंगी, कुछ नॉन मेटल की, तो बोल देंगे मेटालॉइड्स या फिर सेमी मेटल। अब केमिकल बिहेवियर इनका चेक करते हैं। तो इनका केमिकल बिहेवियर क्या है मेटल का, कि जब भी ये रिएक्ट करेंगी, ये पसंद करती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या है, उसके पास मेटेलिक करैक्टर है, मेटेलिक करैक्टर। अगर मेटेलिक करैक्टर है तो उसको क्या बोल देंगे? मेटल। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल का फिर क्या होगा? इसके ऑपोजिट नेचर। ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ये क्या कर रहे होंगे? ये कर रहे होंगे मेनली इलेक्ट्रॉन को गेन। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। और कौन सा करैक्टर है उनके पास? उनके पास नॉन मेटेलिक करैक्टर है। तो ये मेनली हमने केमिकल बिहेवियर की बात कर ली। मैं यहाँ पे केमिकल बिहेवियर की बात कर ली, मेटल और नॉन मेटल ऑपोजिट नेचर को चेक कर लिया। बट इसमें नॉन मेटल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फर्स्टली तो चलो इलेक्ट्रॉन लूज था, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑपोजिट को सीधा लर्न कर लिया। अगर आप एक लर्न करोगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑपोजिट कर दोगे इलेक्ट्रॉन गेन। बट नॉन मेटल के पास एक प्रॉपर्टी और है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कि इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन और शेयर। अब कैसे शेयर करेगा इसको बाद में चेक करेंगे, फिलहाल के लिए केमिकल बिहेवियर स्टडी कर लिया। अब चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे मेटल के जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ नॉन मेटल के जो गेन करना पसंद करेंगे, और कुछ मेटालॉइड जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होगी, कभी लूज कर लेंगे, कभी गेन, या फिर कभी शेयर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये सारे के सारे क्या है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। नॉन मेटल में फ्लोरीन लिख दो, क्लोरीन, ऑक्सीजन लिख दो, नाइट्रोजन लिख दो, या फिर ब्रोमीन लिख दो,
फॉस्फोरस लिख दो। सारे के सारे नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर शेयर करना पसंद करते हैं। मेटालॉइड में क्या लिखोगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। और भी एक दो मेटालॉइड है, फिलहाल के लिए इतने लर्न कर लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। ये क्या है? मेटालॉइड्स या फिर सेमी मेटल। अब मेटल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ वो आपको आती होगी, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने रीड किया होगा। मेटल्स क्या होती हैं? मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो आप कंप्लीट लिख लेना, मैलिएबल भी होती है और डक्टाइल भी होती है। और क्या होती है? मेटल्स आर सॉन्ड्रस। सॉन्ड्रस का मीनिंग क्या होता है? जिसको सिंपली आप हिट करेंगे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब सभी को पता है स्कूल की बेल भी मेटल से फॉर्म होती है। अब बेल मेटल की क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि सॉन्ड्रस है, साउंड प्रोड्यूस करती है काफ़ी अमाउंट में। अगर काफ़ी अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस करेगी तभी यूज़फुल होगी स्कूल में। तो सॉन्ड्रस है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, और क्या होंगे? और सिंपली बोल देंगे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सभी को पता है मेटल में से आयरन, कॉपर, सिल्वर में से करंट पास होता है, तो सिंपली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्सो हीट। हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल का कंप्लीटली ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट क्या? ना तो मैलिएबल है, ना ही डक्टाइल है, और क्या होंगे? ना ही गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नॉट सॉन्ड्रस, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अगर प्रोड्यूस करते भी होंगे तो इसके कंपैरेटिवली वेरी लेस, थोड़ी ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको नॉट साउंड्रस बोल दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, इसमें से कोई करंट नहीं पास होता। एग्जाम्पल इसका चेक कर लो, प्लास्टिक भी क्या है? नॉन मेटल से ही फॉर्म होता है। अब सभी को पता है प्लास्टिक में से कोई करंट नहीं पास होता, तो बोल देंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब और मेटल में क्या होता है? थोड़ा सा शाइनिंग होते हैं मेटल, तो इनका शाइनिंग सरफेस है। नॉन मेटल शाइनिंग नहीं होते, वो लश्यरस नहीं होते, उनको क्या बोल दोगे? नॉट लश्यरस, या फिर शाइनिंग नहीं है, नॉट लश्यरस। सिर्फ एक को छोड़कर, वो एक कौन सा है? वो है आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन थोड़ा सा लश्यरस होता है, शाइन करता है थोड़ा बहुत, बट रिमेनिंग ऑल नॉन मेटल आर नॉट लश्यरस। अब हम स्टडी करते हैं कंपाउंड को। कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स। तो इसमें मेन वर्ड है हमारा एलिमेंट। इसको अच्छे से याद करो, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एटम्स, तो गलत हो जाएगा अगर एटम्स लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। तो नेक्स्ट मेन वर्ड आ गया हमारा केमिकली। तो टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करें विद ईच अदर इन फिक्स्ड रेशो। तो नेक्स्ट मेन वर्ड इस डेफिनेशन का आ गया फिक्स्ड रेशो बाय मास। बाय मास को आप चाहे लिख दो वाई बाय वेट लिख दो। तो अब इस पूरे डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट लिखा है टू और मोर एलिमेंट। तो हमने टू एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। तो टू एलिमेंट तो लिख लिया डिफरेंट। तो अब इसको क्या करेंगे? कंबाइन करवाएंगे केमिकली। अब केमिकली कंबाइन का मीनिंग क्या है? केमिकली कंबाइन उसको बोलेंगे जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। अब हमको पता है हाइड्रोजन क्या है? एक गैस। ऑक्सीजन इज ऑल्सो ए गैस। जब केमिकली कंबाइन करेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस वाटर फॉर्म होगा जिसका नेचर क्या होगा? लिक्विड। तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन केमिकल कंबाइन ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ वो एक न्यू सब्सटेंस है, इनसे अलग सब्सटेंस है। तो केमिकली कंबाइन हमारा क्लियर हो गया। टू और मोर एलिमेंट भी क्लियर हो गया, क्योंकि एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन। एलिमेंट वर्ड भी क्लियर, केमिकल भी क्लियर, क्योंकि न्यू सब्सटेंस है। अब चेक करते हैं फिक्स्ड रेशो। अब चेक करो इस वाटर को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट यूज़ किए? हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन।
अब फिक्स्ड रेशो चेक करो इसका। फिक्स्ड रेशो भी किसका? मास का। इसके लिए आपको थोड़े थोड़े मास लर्न करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? लर्न करो 16। तो यहाँ पे रेशो आ गया 2:16। अब पता है हमको कि ये रेशो थोड़ा कट हो सकता है, तो इसको कट कर दो। तो ये 2 के टेबल पे कट होगा तो आ गया 1:8 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने यहाँ पे वाटर के लिए फिक्स्ड रेशो चेक कर लिया कि जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन करेंगे तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर कोई और रेशो हुआ 3:8 या फिर 4:10, कोई भी और रेशो हुआ, तब वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इजीली चेक कर लिया इसका रेशो। अब चेक करते हैं किसी और कंपाउंड के लिए फिक्स्ड रेशो को। यहाँ पे चेक करते हैं हम अमोनिया को। अमोनिया क्या है? एक गैस। तो इसके रेशो के लिए हाइड्रोजन का वेट तो आपको बता दिया कि एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2 लिख दिया था। अब 3 है, 3 का मास हो जाएगा 3। अब नाइट्रोजन न्यू है तो इसका लर्न करो। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो यहाँ पे भी 1 है तो लिख देंगे 14। तो अब चेक करो क्या यह कट करता है? अब यह कट नहीं करेगा तो इसके लिए सिंपली बोल देंगे कि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए रेशो क्या है? 14:3 है इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 14:3 में कंबाइन करेंगे तब अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अगर कोई और रेशो हुआ तब कोई भी अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब फिक्स्ड रेशो स्टडी हो गया बाय मास। अब हम चेक करते हैं कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्टली लर्न करो एक पॉइंट, कंपाउंड शो different properties from its constituents। तो यहाँ पे क्या लिख दिया कि कंपाउंड शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। किससे डिफरेंट होगी? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट किनको बोल रहे हैं? सिंपली जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे चेक कर लो वाटर का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये लाइन क्या बोल रही है? वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन। इन दोनों से इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंट। तो ये तो सभी को पता है कि हाइड्रोजन क्या है? एक कंबस्टिबल गैस है। कंबस्टिबल बोल दो या फिर फ्लेमेबल बोल दो आप। फ्लेमेबल गैस है। तो इसका नेचर, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसको आग लगता है तो कंबस्टिबल गैस है। अब ऑक्सीजन का सभी को पता है, इसको खुद को आग नहीं लगेगा बट हेल्प इन फायर। तो ये आग लगने में या आग लगाने में हेल्प करेगा। इसको खुद को आग लगेगा क्योंकि कंबस्टिबल नेचर है। अब वाटर का लर्न करो, सभी को पता है डू नॉट हेल्प इन फायर। ना तो फायर में हेल्प करेगा ना ही इसको खुद को आग लगेगा। तो लिख देंगे डू नॉट कैच फायर, डू नॉट हेल्प इन फायर। तो अब चेक कर लो इसकी प्रॉपर्टी क्या इससे मैच कर रही है? तो इसके साथ प्रॉपर्टी मैच नहीं कर ली, कंप्लीटली डिफरेंट है। एक प्रॉपर्टी और चेक कर लो, हाइड्रोजन क्या है? गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस। बट वाटर क्या है? सभी को पता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज चेक कर लिया कि इस कंपाउंड की कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इस प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लो, ये ऑल कंपाउंड पे एप्लीकेबल होगा, सारे के सारे कंपाउंड पे। हमने इस वाटर कंपाउंड की हेल्प से इस प्रॉपर्टी को लर्न कर लिया। तो इसको और लर्न करो कि सारे कंपाउंड पे ये एप्लीकेबल ही होगा। अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया।
फर्स्ट इज आयनिक कंपाउंड, अनदर वन इज कोवालेंट कंपाउंड। कोवालेंट कंपाउंड हम क्या करेंगे, साथ साथ में इसको स्टडी करते जाएंगे और साथ साथ में ही डिफरेंस को चेक कर लेंगे। फर्स्टली लर्न करो, आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता तो थोड़ा बहुत बता देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। इतना लर्न कर लो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा। तो चलो चेक करते हैं आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सिंपली हमारे घर पे जो कॉमन सॉल्ट हम वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला है ये NaCl। NaCl का नेम सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। अब चेक करते हैं कहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ। बेसिकली सोडियम से ट्रांसफ़र हो रहा है, किस में जा रहा है, Cl में। जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होगा, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। अब सोडियम से नेगेटिव हो गया बाहर तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो बाहर चला गया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो साथ साथ में अटैच हो जाएंगे और कंप्लीट इसे ऐसे लिख देंगे NaCl। तो चलो अब चेक करते हैं उस कोवैलेंट कंपाउंड को। इसमें तो लिख दिया आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेक कर लिया, अब पता है हमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से अटैच है। अब चेक करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, तो इसमें लिख देंगे इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप कंप्लीट लिखते रहना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। तो आप लिख देना कोवैलेंट कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, कोई भी उसको गेन नहीं करेगा। तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे शेयरिंग। फॉर एग्जांपल HCl, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। अब इसने लूज और गेन क्यों किया, यहाँ पे शेयर क्यों हो रहा है, इसको थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना लर्न कर लो कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको ये फर्स्ट पॉइंट थोड़ा कम समझ आ रहा है इस चैप्टर में, जब हम थर्ड चैप्टर को स्टडी करेंगे वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं, वो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। तो इसमें लिख देते हैं आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। वो उसको कैसे लर्न करोगे, बस आपको फर्स्टली एक बार ऐसा लर्न करना है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। अब सभी को पता है घर में सॉल्ट है हमारे, क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में से क्या होता है, सभी को पता है सॉलिड। तो लिख देंगे जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सॉलिड। वो इसकी हेल्प से हमने याद कर लिया। अब कोवैलेंट कंपाउंड एक तो चलो HCl लिख दिया, दूसरा वाटर। अब इसके लिए NaCl को याद कर लो, इसके लिए वाटर को लर्न कर लो। यहाँ पे शेयरिंग शो कर दिया, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से, फिर ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग शो कर दिया। शेयरिंग को इस तरह इस लाइन के साथ शो करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर में। तो अब चेक करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड में क्या बोलोगे हम कि कोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। उसको कैसे याद करोगे, उसके लिए आपको दो एग्जाम्पल लर्न करना है। एक वाटर का, सिंपली चेक कर लो, ये H2O ही है, 2 H है 1 O है। दूसरा लर्न करना है हमको प्लास्टिक।
अगर प्लास्टिक को नहीं लर्न करना तो इसकी हेल्प से ही हमारा काम चल जाएगा। अब सभी को पता है वाटर सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। लिक्विड फॉर्म में तो सभी को पता है वाटर का, और वाटर के वेपर्स भी फॉर्म होते हैं तो गैस फेस में भी एग्जिस्ट करता है। तो लर्न कर लो कोवलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट में मिल सकते हैं। कुछ कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैस होंगे। जैसे सॉलिड का और एग्जांपल चेक कर लो, प्लास्टिक की जो चेयर टेबल पेन जो भी फॉर्म होते हैं सभी को पता है प्लास्टिक क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ से लर्न कर लिया कोवलेंट कंपाउंड किसी भी स्टेट में आपको मिल सकता है। अब चेक करते हैं थर्ड इसमें क्या बोल दिया, ये सॉलिड है, ओनली सॉलिड। अगर ओनली सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का क्या होगा, हाई, कि ये तो सिर्फ सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। अब इसका चेक कर लो, अगर प्लास्टिक को सोच कर देखो और दूसरा हमारे घर पे जो सॉल्ट है उसको सोच कर देखो। अगर इस सॉल्ट को घर पे हम गर्म करेंगे किसी भी तवे पे रख के, अगर गर्म करेंगे ये कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि हम हमारे घर पे इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते जो इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या होगा, इसको हम लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी हाई। अब प्लास्टिक तो सभी को पता है थोड़ा सा हीट करने से मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारे जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है वो क्या होगा, लो। फॉर एग्जांपल आइस की बात कर लो, आइस के लिए हमें एक्स्ट्रा हीट करने की नीड नहीं, सिंपली उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दो, वैसे ही मेल्ट हो जाएगा। तो बोल देंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी लो। और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, सिंपली हम घर पे इसको इजीली बॉयल कर लेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बट इसको नहीं बॉयल कर सकते बड़ी आसानी से, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई है। फर्स्टली मेल्टिंग पॉइंट बता देता हूँ आपको इसका। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, जब 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तब जे सॉलिड में से लिक्विड में आएगा। अब उस लिक्विड को और हीट और टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट तो और भी हाई होगा, 800 से भी हाई होगा। तो अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट डिफरेंस। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, ये स्पेशली लर्न कर लो कि इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन सिंपल जब मेल्ट हो गए होंगे जे तब कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लर्न करो कि आयनिक कंपाउंड में से करंट पास हो सकता है, सिंपली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। बट कब पास होगी, जब ये मोल्टन फॉर्म में हो गए या फिर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस वर्ड होता है मेनली वाटर के लिए। जब इनको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, डिज़ोल्व होने के बाद इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। बट अगर ये सॉलिड स्टेट में हुए तो कोई करंट पास नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोई भी आयन फ्री नहीं होता। जब मेल्ट हो गए या फिर एक्वस सॉल्यूशन, उस टाइम आयन फ्री होंगे। अगर आयन फ्री हुए तो करंट पास हो जाएगा। तो अब कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो इसका क्या है, ऑपोजिट नेचर है कम्प्लीटली इससे। तो ये तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ये क्या करेगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। अब प्लास्टिक सभी को पता है क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब चेक करते हैं इसका नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस। तो फिफ्थ डिफरेंस क्या है, अब चेक कर लो, ये बोल दो
क्या ये वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा? तो बोल देंगे सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि सभी को पता है हमारे घर पे जो कॉमन सॉल्ट है सॉल्यूबल इन वाटर। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पे जनरली का मीनिंग क्या होता है? जनरली वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है कि मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड सॉल्यूबल होंगे, बट कुछ ऐसे होंगे जो नहीं सॉल्यूबल होंगे, तो इसीलिए जनरली लगा दिया, क्योंकि कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होंगे जो नहीं डिज़ोल्व होंगे वाटर में, बट बहुत सारे डिज़ोल्व हो रहे हैं। अगर बहुत सारे डिज़ोल्व हो रहे हैं तो उसके लिए लगा दिया जनरली सॉल्यूबल हो जाएंगे वाटर में। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जनरली इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पे भी क्या लिखा? इनसॉल्यूबल इन वाटर नहीं लिखा, जनरली इनसॉल्यूबल। अब जनरली क्या बताएगा कि बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते जनरली। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का एग्जांपल ले लो, क्या वाटर में डिज़ोल्व होगा? तो सभी को पता है नहीं डिज़ोल्व होगा। बट एक कोवलेंट कंपाउंड, एक क्या बहुत सारे 2-4 कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होंगे। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल एक कोवलेंट कंपाउंड है। अब अल्कोहल का तो सभी बच्चों को अच्छे से पता है कि अल्कोहल वाटर में अच्छे से मिक्स, अच्छे से सॉल्यूबल होता है। मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड नहीं डिज़ोल्व होते, तो उसके लिए लिख दिया जनरली इनसॉल्यूबल। बट कुछ अल्कोहल जैसे होंगे जो सॉल्यूबल हो भी जाएंगे। अब हम चेक करते हैं लास्ट डिफरेंस। लास्ट डिफरेंस क्या है? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन, डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्टली इसको देख लें। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये करेगा। तो कोवलेंट के लिए लिख देते हैं कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर चेक कर लो, H2O, ये क्या है? इसका एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक ऑक्सीजन से सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब अगर दूसरा ऑक्सीजन आएगा उससे क्या हो गए? नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो वाटर चेक कर लो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की फॉर्म में, फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो बोल देंगे कोवलेंट कंपाउंड क्या है? एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ऐसे मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। बट आयनिक कंपाउंड क्या करेगा? इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वो पूरे की पूरी यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उस यूनिट को क्या बोलते हैं हम? फॉर्मूला यूनिट। अब चेक कर लो यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको कि एक Na पॉजिटिव के आसपास कितने Cl नेगेटिव होते हैं? 6 Cl नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 अटैच कर दिए, 5th यहाँ पे लिख देते हैं, 6th यहाँ पे। अब चेक करो आयनिक कंपाउंड में क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया था तो जिस पे ऐड हुआ नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ उस पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जिसमें होता है उसको आयनिक कंपाउंड। तो इस आयनिक कंपाउंड में क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन है। अब सोचो, अब एक सोडियम के आसपास 6 क्लोराइड आयन होते हैं, जो यहाँ पे फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है, फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है NaCl को। अब चेक करो क्या ये Na पॉजिटिव सिर्फ एक Cl को ये अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव
नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इस नेगेटिव को भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी, सारे के सारे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या चेक करो, इसकी तरह क्या सिर्फ Na और Cl सेपरेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे Na और Cl सेपरेट नहीं एग्जिस्ट करेंगे, पूरे के पूरे यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको बोल देंगे फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नॉट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म सिंपली बोल दो, ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है, उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह पूरे के पूरे फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने लर्न कर लिया आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का डिफरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।